हेलो। हेलो अमन। हेलो मैम। कैसे हो बेटा? बस ठीक मैम, आप बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। पहली गुड तो ना मैम, आप बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है मैम आपकी आवाज़ सुन के। बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा है स्कूल के दिन याद आ गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सुखी रहिए और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और मुझे ये पता चला है कि आजकल आप बहुत नए नए कीर्तिमान, नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। तो मैं अभी जो बताती हूँ आपके बारे में जरा सबको, ठीक है ना? जी मैम। दोस्तों, आज हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़े हैं हमारे स्कूल के विद्यार्थी जिनका बैच 2005 रहा है, और ये अभी डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर अमन। अब इनसे आप आज जानेंगे कि हमें अपनी दांतों की देखभाल कैसे करनी है। अमन बेटा, जरा आप बताइए आजकल क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं? मैम 2005 में 12th करी थी यहाँ से, स्कूल से, और उसके बाद मैंने BDS गुड़गांव के SGT डेंटल से कॉलेज से करके 12 साल से मेरी प्रैक्टिस यहाँ जयपुर में चल रही है। और अब मेरी 2 क्लिनिक्स हो गई हैं। क्लिनिक का नाम राणा डेंटल क्लिनिक है, और एक क्लिनिक को 12 साल और एक दूसरी क्लिनिक को 4 साल हो गए मैम। और साथ में वाइफ भी डेंटिस्ट ही हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है अमन। मुझे आज भी याद है कि आप स्टूडेंट जब स्कूल में हमारे थे तो एक होनहार विद्यार्थी रहे हैं, प्रतिभाशाली हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, दांतों की समस्याएं सबको ही होती हैं, और मैं चाहती हूँ कि दांतों की जो भी समस्याएं हैं उनका क्या समाधान हो सकता है, उनकी क्या देखभाल की जाए, हमें प्लीज आप जानकारी दीजिए। जी मैम। जी आप बताइए मैम। आप अमन, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि दांतों की क्लीनिंग जरूर करवानी चाहिए, तो जी आपकी क्या राय है? जी मैम, बहुत मेरी नज़र में, और जैसे डेंटिस्ट भी कहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। दांतों की सफाई को हमारी ज़बान में स्केलिंग कहते हैं वैसे। जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे मैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दांतों की ही सफाई हो रही है जिससे उसका जो पीलापन और जो स्टेन्स वगैरह है वही उतरते हैं, बल्कि इससे मसूड़ों की भी सफाई होती है। तो मसूड़ों में जैसे खून आना, ब्रशिंग करते टाइम खून आता है, और ये जैसे असहजता होती है जब हम ब्रश करते हैं, तो मैंने देखा है कि कई पेशेंट से जैसे बात होती है तो वो कन्नी काटने लगते हैं कि हमारे को अनकंफर्टेबल लगता है। तो वो स्केलिंग कराने का वो भी ठीक हो जाता है। तो जैसे प्लाक वगैरह और ये जो टार जमा होता है वो भी साफ हो जाता है, दांत भी सुंदर दिखते हैं, साथ में हमारे मसूड़े भी स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि ये क्लीनिंग कितने कितने टाइम के बाद, कितनी ड्यूरेशन में करवानी चाहिए? मैम 6 महीने से 1 साल में रिव्यू करवाते रहना चाहिए। वैसे ज्यादा ये निर्भर करता है कि जो सामने वाला है वो अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहा है। तो जो अच्छी रखते हैं उनको 1 साल बाद भी सही रहता है, और जिनकी कम रहती है, जो जैसे चाय कॉफी या पान गुटखा खाते हैं, उनको तो 6-6 महीने में कराते ही रहना चाहिए। ओके, ठीक है। इससे दांतों को तो कोई नुकसान तो नहीं होता? दांतों की जड़ें तो नहीं हिल जाती हैं? लोग ऐसा भी कहते हैं। मैम एक्चुअल में होता ये है कि जो टार्टार होता है, कैलकुलस बोलते हैं, टार्टार लेमन टर्म में बोलते हैं आम जन भाषा में। वो टार्टार जो जमा होता है, पत्थर जैसा होता है, वो हटता है तो 3-4 दिन का एक सूडो इफेक्ट रहता है कि ऐसा लगता है दांत हिल रहे हैं। मतलब जैसे ही गम्स अपनी मजबूती बना लेता है, फिर से जमा हो जाता है दांत के इर्द गिर्द पूरी तरह 3-4 दिन बाद, तो फिर से नॉर्मल हो जाता है। हाँ, कोई पेशेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में आता है फिर तो ये ऑप्शन रहता नहीं है। ओके, ठीक है। यानी आपकी सलाह ये है कि दांतों की क्लीनिंग जरूर करवाते रहना चाहिए। हाँ जी, जी मैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे अमन, कि कई बार दांतों का रंग जो है वो पीला सा होने लगता है, येलोइश होने लगता है, तो क्या उसे भी ठीक कर सकते हैं? ये भी मैम दांतों की सफाई में मोस्टली हो जाता है। जैसे स्टेन्स होते हैं जिससे चाय कॉफी के, कोई पान गुटखा खाता है, सिगरेट पीते हैं जो लोग, वो तो साफ हो जाते हैं। बाकी
किसी किसी के जो जो हमें बाहर दांत दिखते हैं वो 3 लेयर में होते हैं। बाहर वाला पार्ट इनेमल होता है, सेकंड लेयर डेंटिन होती है, वो उसका रंग पीला होता है। तो वो किसी किसी का वो ज्यादा अपना रंग छोड़ता है, तो उसका इलाज तो ब्लीचिंग वगैरह ही है। बाकी जो स्टेन्स जो एक्सट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक कारणों की वजह से चाय कॉफी के, वो तो स्केलिंग से कवर हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, और कई बार जैसे पानी का भी कईयों का होता है जिन्होंने बचपन में सरकारी नलके का पानी नहीं पिया होता, हैंड पंप वगैरह का, तो उनके फ्लोराइड की मात्रा कंट्रोल में नहीं होती, तो उनके फ्लोरोसिस होता है। उसके लिए हम विनियर वगैरह ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। फिर उसमें ये दोनों स्केलिंग या ब्लीचिंग ऑप्शन भी सही कारगर नहीं होते हैं। ओके, अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि कई बार लोगों को यही नहीं पता होता कि ब्रश किस तरीके से करना है, प्रॉपर ब्रश किस तरह से करना है, और दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? मैम, ब्रश तो दिन में 2 बार करें, एक बार सुबह और एक बार खाना खाने के बाद रात को जी। ये ही आइडियल सिचुएशन रहती है, सिनेरियो यही रहेगा। बाकी ब्रशिंग का जैसे आप सही कह रहे हैं, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं तो वो ऐसे बताते हैं कि बस घिसते रहते हैं, जितना ज्यादा जोर तक घिसना और सीधा सीधा करने लग जाते हैं, तो उससे उल्टा हमारा इनेमल घिसता ही है। तो हमारे को ब्रशिंग में ये रखना है कि जो आगे वाले जो दांत के जो आगे वाले हिस्सा है उसको तो सर्कुलर या ऊपर नीचे के मोशन में करना है, और जहाँ से हम चबाते हैं, जो सरफेस चबाने में यूज आती है, वहाँ पे हमारे को 45 डिग्री का लगभग एंगल थोड़ा सा टिल्ट करना और उसको निकालना होता है। वहाँ से टेढ़ा करके ब्रश निकालें और अंदर की तरफ से, जैसे स्कूप नहीं चलाते हैं आइसक्रीम निकालने के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वैसे मेथड से करें। थोड़ा सा शुरू में 1-आध हफ्ता परेशानी सी लगती है, मुसीबत लगती है, मगर जब आदत बन जाती है तो ये बहुत सही रहता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि लोग अंदर की साइड को तो इग्नोर ही कर देते हैं कि वो दिखता नहीं है। बिल्कुल। तो वो भी बहुत जरूरी है। और खाना ज्यादातर वहीं अंदर की साइड में ही फंसता है, और ये फ्लास, कैलकुलस जो होते हैं, टार ये वहीं पे जमा होते हैं ज्यादातर। तो ऐसे करने पे बेटर रहता है। और ब्रशिंग का टाइम ड्यूरेशन भी 2 से 3 मिनट रखें, यही बेटर रहता है। ठीक है ठीक है। कई बार मैंने अब ये देखा है कि आजकल की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, लोग खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, तो खाना खाने के बाद प्रॉपर कुल्ला भी करना चाहिए, जिससे कि जो कण हैं वो हमारे दांतों में जो फंसे हैं वो निकल जाए। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। ये तो मैं स्पेशली बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, जो बच्चे चॉकलेट टॉफी खाते हैं। आज के टाइम में चॉकलेट टॉफी हर जगह है, तो अवॉइड तो कर नहीं सकते, बच्चों को बोल नहीं सकते, कितना समझाएं। तो अगर वो खाते हैं तो वो चिपका ना रहे, तो इसके लिए कुल्ला करें। तो क्या रहता है कि हम जब कुल्ला कर लेते हैं तो वो अगर वो वहाँ पे चिपका रहेगा चॉकलेट टॉफी, तो वो आपकी बैक्टीरिया को न्योता दे रहा है और उससे कैविटी लगती है। तो कुल्ला करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ठीक है। तो वैसे आपने अभी ये बात की है कीड़ा लगने की, कैविटी की, तो हमें वैसे किस बात का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि दांतों में कीड़ा ना लगे? इसमें मैम सबसे पहले तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि दो बार ब्रश करना है, कुल्ला करना है जी, ये तो है ही है। और इसके साथ हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि जैसे हम जब ये कुल्ला कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे को देखना है इस चीज का कि इसमें हमारे को ये ध्यान रखना है कि कई बार होता है कि हमारे खाना फंसता है, कुछ होता है और हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। हमने देखा है पेशेंट्स आते हैं वो टूथपिक से ही निकालते रहते हैं, तो ये एक अंदेशा है कि शायद कैविटी लग गई है। ओके। तो उसके लिए हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना ही तो फंस रहा है, मैं निकाल पा रहा हूँ, तो कुछ नहीं है। तो डेंटिस्ट विजिट करें, जितना जल्दी विजिट करेंगे तो उतना ही सस्ता और सरल इलाज रहता है। अच्छा, ठीक है। यानी इनिशियली स्टेज पर ही अगर इलाज करवा लिया जाए तो दांतों में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, मैंने एक RCT नाम का कई बार डॉक्टर से सुना है, डेंटिस्ट से। ये RCT क्या है अमन? मैम जैसे अभी बताया कि
जैसे खाना वगैरह फंसता है तो हम अगर ये अवॉइड करते रहते हैं तो मैंने अभी ये भी बताया था कि 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले इनेमल, फिर डेंटिन और उसके नीचे पल्प होता है जिसे हम नसें कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई करता है दांतों को। जब कीड़ा हमारा पल्प तक पहुंच जाता है तो फिर वो दांत में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, वो दांत डेड माना जाता है और वो नीचे मवाद जमा होने लगती है, जिसकी जड़ों के नीचे मवाद जमा होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर उसका एक ही उपचार रहता है कि हमें उस नसों को साफ करना पड़ता है। एक तरह से दांत डमी है और उसके ऊपर हमने साफ कर दिया है और वो मवाद को निकलने की जगह बना देते हैं, अच्छा। नीचे से लेके ऊपर तक। हाँ जी। तो उसके बाद ये RCT के बाद हम कैपिंग कर देते हैं ताकि ये दांत 10-12 साल और चल जाए या और भी ज्यादा चल सकता है। अच्छा, तो ये पेनफुल होता है वैसे? 90% तो नहीं होता मैम। नहीं होता है। 90% नहीं होता, मगर हाँ 5-10% केसेस ऐसे होते हैं कि होता है किसी के, मगर मोस्टली नहीं है। हम सुन करके ही करते हैं। हाँ। तो बस एक इंजेक्शन लगने की, वो जो चींटी काटने जितना पेन है उसको झेलना है, उसके अलावा तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद बहुत डरती हूँ इस चीज से कि मैं डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत डरती हूँ कि अगर कहीं कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हुई तो कुछ मुश्किल ना हो जाए। पर अभी तक तो सब ठीक चल रहा है अमन। और बाकी आप सब बच्चे हैं ना। और मुझे ये बताइए कि जैसे दांत निकलवाने के बाद आगे क्या ऑप्शन है? आजकल कई चीजें कई आ रही हैं, पूरे के पूरे दांत लगाते हैं वो, तो उसके क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? मैम, जिनके बिल्कुल ही दांत नहीं होते, पहले तो हमने देखा था हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमने बत्तीसियां पहनते देखा था, जो वो फिर रात को उतार के गिलास में पानी भर के छोड़ देते थे। जी। अब ऑप्शन आ गए हैं, मगर वो उनका वो हड्डी की जो घनत्व पे, डेंसिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि कितना टिकेगा, कितना वो खाने में कारगर रहेगा। तो अब उसका ऑप्शन इम्प्लांट्स आ गए हैं। जी। इम्प्लांट्स हम लगा देते हैं और उसके सपोर्ट से हम डेंचर बना देते हैं, बत्तीसी बना देते हैं, जिससे वो निकलते नहीं है और खाने पीने में भी आराम रहता है। ये तो होगी बड़े बुजुर्गों की। और कई बार होता है कि किसी कारणवश कीड़ा ज्यादा लग गया और डॉक्टर की विजिट नहीं करी, या RCT भी कर दी, RCT करे हुए 20 साल हो गए, दांत और वो खराब हो गया, अब निकालना ही पड़ा। तो जो अगल बगल वाले दांत होते हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट जारी रहती है, जिसकी वजह से कम से कम 5 से 10 साल में हमारा डेंटिशन बिगड़ने लगता है, क्योंकि ऊपर वाले दांत को नीचे चबाने को नहीं मिल रहा, वो नीचे आना शुरू हो जाता है, साइड के दांत भी शिफ्ट मारने शुरू हो जाते हैं। तो ढांचा सा थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है, 1-2 साल का नहीं है ये। तो उसके लिए भी ये है, या तो पहले तो होता था ब्रिजेस करते थे कि 2 अगल बगल के दांतों को घिस के 3 दांतों का ब्रिज बना देते थे और उस स्पेस को भी कवर कर लेते थे। आजकल अब ये इम्प्लांट का ऑप्शन खुल गया है, जिसमें वहां पे जहां दांत नहीं है वहां पे सीधा इम्प्लांट डाल के हम उसके ऊपर कैप, ये क्राउन लगा के दांत खड़ा कर देते हैं और बिल्कुल जैसे जो इम्प्लांट है जड़ की तरह ही काम करता है और अच्छा सेफ प्रोसीजर है मैम ये। बिल्कुल। और ये है कि दांत हमेशा हमारी जो शक्ल है उसके सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है दांतों का। जहाँ खाना खाना है वो सब तो है ही, लेकिन अगर अच्छे दांत ठीक से लग जाए मुंह में तो वो इंसान की अपना नेचुरल जो उसकी शक्ल है वो दिखाई देने लगती है। तो ये सब साइंस की बहुत तरक्की है। और बेटा मैं आपसे एक और पूछना चाहती हूँ कि जैसे दूध के दांत होते हैं और हमारे परमानेंट टीथ हैं, तो क्या दूध के दांतों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए परमानेंट टीथ की तरह, या ठीक है दूध के दांत हैं तो कोई बात नहीं है, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मैम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। थैंक यू। मेरे हाँ जी, ये क्लिनिकल जो हमारी प्रैक्टिस में देखा है, जितने भी बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ पेशेंट यही सोचते हैं, पेशेंट के माँ बाप पेरेंट्स यही सोचते हैं कि दांत तो ये जाएगा ही, तो या तो वो कहते हैं निकाल दो इसे, या वो करते हैं कि भाई अभी दवाई दे दो, हमें इसका इलाज नहीं चाहिए। तो ये वाला जो एटीट्यूड होता है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि
नेचर ने बड़े ही हिसाब से दांतों का एक हिसाब बनाया है कि इनके झड़ने का टाइम है और उनके रिप्लेसमेंट का भी एक टाइम फिक्स है कि जैसे आगे के दांत 6 से 7 साल की एज में आएंगे, पीछे वाले 6 से लेके 12 साल की एज तक ये झड़ते और आते रहते हैं। तो ये लगा रहता है। तो अगर हम ये करें कि दांत पहले ही निकलवा लें और जो उसकी रिप्लेसमेंट आनी है उसके बगल वाला दांत उसकी जगह घेर लेगा, तो वो टेढ़े मेढ़े आने शुरू हो जाते हैं। हमें तो लगता है कि, और फिर हम जीन्स को दोष दे देते हैं कि ये हाँ पापा के भी था, मम्मी के भी था, ये बेटे के भी या बेटी के भी हो गया। मगर रीजन ये है कि उसका दांत निकलवा दिया और वो बगल वाले दांत ने टिल्ट मार दिया, और जब नए दांत को आने का टाइम हुआ वो उसको जगह ही नहीं मिली। तो ये भी ऐसा रीजन, तो उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। उनका एक टाइम फिक्स है कि इतने साल तक रहने हैं, तो उसके बाद ही उसका रिप्लेसमेंट आएगा। और कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और उनका दांत भी आ जाता है और पुराना भी पड़ा रह जाता है, उसकी वजह से भी टेढ़े दांत आते हैं। ये थोड़ा सा 6-7 साल थोड़े क्रूशियल रहते हैं बच्चों के लिए। पेरेंट्स के लिए भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, साल में एक बार विजिट बेवजह करा लेनी चाहिए बच्चों की। इससे क्या रहता है कि बच्चे भी खुल जाते हैं कि जनरली डेंटिस्ट को एसोसिएट इस तरीके से किया जाता है कि वहां जाके टीका लगेगा, हम तुम्हारे टीका लगा देंगे अगर तुम चॉकलेट खाओगे, डराते ही है डेंटिस्ट से। बिल्कुल। तो अगर उनका इलाज नहीं होगा और उनको सिर्फ एक गाइडेंस देके उनके पेरेंट्स को और बच्चों को गाइडेंस देके हम भेज देते हैं, तो बच्चों में भी एक विश्वास बनता है कि हाँ यहाँ पे फ्रेंडली लोग ही हैं, ये जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने के पीछे नहीं लगे रहते। हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी बचपन से ही बच्चे को अपने दांतों की देखरेख की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे ब्रश करना है, कैसे दांतों को क्लीन करना है, कुल्ला करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि दांत हमारे ठीक रहें। कुछ और टिप्स देना चाहेंगे, कोई जरूरी टिप्स? मैम बच्चों से रिलेटेड ही है। हमने देखा है कई बच्चे होते हैं जो अंगूठा चूसते हैं, तो उनके अंगूठा चूसने के बचपन में तो ये ठीक है, ये जरूरी भी है, मगर जब उनके दूध के दांत आ जाते हैं और वो तब भी कंटिन्यू रखते हैं, तो ज्यादातर बच्चों के आगे से मुंह खुले रह जाते हैं और हम देखते हैं उनकी चिन जो होती है वो भी पीछे की तरफ करती रहती है, रिसीडिंग चिन होती है, नाक प्रोमिनेंट होती है। ऐसा आपने बच्चे देखे होंगे, वो है नॉर्मल, सब कुछ सही है, मगर उनका क्योंकि अंगूठा चूसने की वजह से, सॉरी ये माउथ ब्रीदिंग की वजह से, सॉरी गलती से बोल दिया, अंगूठा चूसने से ओपन माउथ, ओपन बाइट हो जाता है, मुंह खुला खुला रहता है। और कई बच्चे सांस लेते हैं मुंह से, माउथ ब्रीदिंग करते हैं, माउथ ब्रीदिंग से उनका वो हो जाता है, चिन रिसीड कर जाती है, नाक थोड़ी प्रोमिनेंट सी लगने लगती है। तो हमें पेरेंट्स को भी सजग रखना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि इन चीजों का ध्यान दें, और एक टाइम के बाद ये चीजें बंद होनी जरूरी हैं। और उनके भी अप्लायंसेस आते हैं, ऑर्थो अप्लायंसेस होते हैं जो वो लगाने से काफी हद तक बचा जा सकता है कि थंब सकिंग की आदत छूट जाती है, माउथ ब्रीदिंग छूट जाती है। तो आपका जो फेस का ढांचा स्ट्रक्चर सही रहता है और दांतों का स्ट्रक्चर भी सही रहता है। अंगूठा चूसने वालों का मैक्सिला जो अपर जो जबड़ा होता है मैम, वो काफी कंस्ट्रिक्टेड सा हो जाता है, दांत बाहर को और खुले खुले से हो जाते हैं। तो ये चीजें पता नहीं चलती हुई क्यों है, मगर वो रीजन सामने ही होता है और पता ही नहीं होता कभी कभी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी है अमन आपने, थैंक यू सो मच। और मेरे ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आप बुलंदियों को, ऊंचाई को छुएं, जहां तक आप उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ खूब आनंदपूर्ण जीवन जिएं। मैम आपका आशीर्वाद है तो अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा अमन जो है आज डॉक्टर अमन है। थैंक यू मैम। और हम इस तरीके से बाद में भी हम लोग टच में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे अमन। थैंक यू सो मच बेटा। ओके मैम। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके बेटा, जुग जुग जियो बेटा, बाय।